हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, यानी कि एक यूज़र मैनेजमेंट होगा और एक कंपनी होगी जो सॉफ्टवेयर बना रही होगी, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी होगी, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करेगी। हमने ये भी जाना था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या मैनेज करेगा, केवल दो चीज़ मैनेज करेगा, दो चीज़ और केवल दो चीज़ मैनेज करेगा, बजट्स और शेड्यूल्स। यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनना है वो बजट, जितना बजट एलोकेटेड है उतने में बने, यानी कॉस्ट ओवररन नहीं होना चाहिए। और जो शेड्यूल है, यानी जो टाइम लिमिट है, वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। तो टाइम और कॉस्ट ओवररन नहीं होनी चाहिए, यही काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो इसके लिए वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज करता है और कुछ टेक्निक्स यूज करता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि अगर हम टाइम ओवररन की बात करें, यानी शेड्यूल्स की बात करें, तो हम उसे एस्टिमेट करेंगे पर्सन पर मंथ में, और कई फैक्टर्स के बारे में बात की थी, जिन फैक्टर्स पर ये पर्सन पर मंथ डिटरमाइन होगा, और जो शेड्यूल होगा, ऑन शेड्यूल हमारा सॉफ्टवेयर बन सकेगा। इसके बाद हमने कॉस्ट एस्टिमेशन की बात की थी कि क्या कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए या क्या बजट होगा, उसके अनुसार कॉस्ट एस्टिमेशन जो होगा उसके अनुसार उतनी ही कॉस्ट में सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। तो बेसिकली हमने ये भी जाना था कि बेसिकली ये जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो एस्टिमेशंस हैं, प्रिसाइज नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जब हम कोई स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करते हैं या कोई SDLC करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या प्रोफेशनली कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना साइंटिफिक हो जाए, जितने स्ट्रक्चर्ड हो जाए, जितने प्रोसीजरल हो जाए, उतना बेटर है। क्योंकि उसके बाद क्या है कि एक बार हम प्रोसीजरल हो गए, स्ट्रक्चर्ड हो गए, तो चीज़ों को मैस स्केल में डेवलप करने में ईज़ होती है। और जब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हो जाती है तो कुछ टर्मिनोलॉजी जनरेट होती है, जिस टर्मिनोलॉजी को हर कोई जानता है। फिर उसके अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर मान लिया कोई नॉलेज स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, तो एक MBBS डॉक्टर क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज डेवलप हुई है। ब्रेन की नॉलेज अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है उतनी ज़्यादा। ब्रेन के बारे में बहुत सारे लाखों पेपर्स दिए गए हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, एक जगह पर नहीं है। इसीलिए जो यूरोप है, वहाँ पर एक 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ब्रेन का प्रोजेक्ट, ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट। हेनरी मरकरम नाम का आदमी उसे लीड कर रहा है, और उसका काम ही है कि उस नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड बनाया जाए, और उसके बाद फिर ब्रेन के बारे में जो न्यूरोलॉजी साइंस है उसे आगे बढ़ाया जाए। तो पहला स्टेप होता है एस्टिमेशन। तो जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एस्टिमेशन हम करेंगे, और ये चैप्टर है एस्टिमेशन के बारे में। फिर हमने गनेट चार्ट्स के बारे में पढ़ा और ये जाना कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, यानी सन 1900 के आसपास में, गनेट चार्ट, फ्लो चार्ट्स, पर्ट डायग्राम इमर्ज होना स्टार्ट हुए थे, और सबसे पहले गनेट चार्ट हुआ था। और गनेट चार्ट आपकी एक्टिविटी को दिखाने का सबसे सरलतम तरीका है, उन एस्टिमेट्स को दिखाने का सबसे सरल तरीका है। अगर मान लिया सपोज आपने टाइम शेड्यूल्स बना रखे हैं, उनको दिखाने का सबसे सरलतम तरीका है, आप गनेट चार्ट लगा दीजिए, तो किसी भी व्यक्ति को ये पता चल जाएगा आपकी टीम में कब काम को होना है, कब ख़त्म होना है, कितना एस्टिमेटेड समय एक एक्टिविटी में लगेगा। इसके बाद हमने पर्ट के बारे में पढ़ा था, हमने पर्ट डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, और हमने कहा था कि ये पर्टिकुलर डायग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि एक्टिविटी को एक पेपर में लिखा जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, और ये जाना जा सके कौन सी एक्टिविटी सीक्वेंशियल है, कौन सी पैरेलल है, कहाँ पर एक्टिविटी पैरेलल वे में की जा सकती है, कौन सी सीक्वेंशियल वे में की जा सकती है, और सबको कहाँ पर किस तरीके से इजीली इसकी नॉलेज दी जा सकती है। तो वो पर डायग्राम इस चीज़ में हेल्प करता है। और उसमें हमने मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट्स निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ा था
कि मतलब जो पेसिमिस्ट एस्टिमेट है, ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट है और मोस्ट लाइकली एस्टिमेट्स। तो मोस्ट लाइकली जो एस्टिमेट होगा, टाइम एस्टिमेट होगा, वो निकालने का फॉर्मूला पड़ा था। कहने का मतलब ये एस्टिमेटेड टाइम जो है या एक्सपेक्टेड टाइम है उतने में हमें काम कंप्लीट करना है। शेड्यूल हमारा एक्सपेक्टेड टाइम के अनुसार होगा। फिर हमने क्रिटिकल पाथ मेथड किया था और वो क्रिटिकल पाथ हमें क्या हेल्प करता है, हम PERT डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद हमें हाईएस्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स और प्रोडक्टिविटी एड्स पढ़ रहे थे। तो हमने कोड जनरेटर पढ़ा था और कोड जनरेटर में हमने ये जाना था कि डेटा फ्लो डायग्राम या सिस्टम एनालिस्ट अगर कोई पैरामीटर्स बनाता है तो कोड जनरेटर प्रोग्राम स्केलेटल प्रोग्राम जनरेट कर लेता है और स्केलेटल प्रोग्राम जनरेट करने के बाद हमें इजी हो जाता है। वो ऑटोमेट करने की कोशिश करता है, प्रोग्रामर की एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करता है। और ये जहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है यानी स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। इसके बाद कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने जाना था कि कंप्यूटर केस या कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है यानी SDLC जो है उसकी एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। 100% ऑटोमेट नहीं करेगा, लेकिन जितनी ऑटोमेशन हो सकती है उतनी हेल्प करेगा। अगर मास स्केल में, अगर मान लिया सपोज आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, सिस्टम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं और वो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो केस टूल वहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं। सोचिए अगर किसी केस टूल ने 5% भी आपकी कॉस्ट बचा दी, टाइम बचा दिया, तो एफिशिएंसी आ गई। तो उसके बाद हमने केस की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। एस्टिमेशन टूल्स होते हैं, शेड्यूलिंग टूल्स होते हैं। एस्टिमेशन टूल्स कॉस्ट का एस्टिमेशन, एफर्ट का एस्टिमेशन। शेड्यूलिंग टूल्स टाइम का एस्टिमेशन। तो यानी कि जो एस्टिमेशन टूल्स हैं वो क्या करेंगे, एफर्ट एस्टिमेशन करेंगे, ड्यूरेशन का एस्टिमेशन करेंगे, मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है पता होगा, कितने मैन मंथ्स लगते हैं, जितने मैन मंथ्स लगेंगे उतने आदमी हमें चाहिए। मतलब एस्टिमेशन टूल अगर 1 महीने में करना चाहते हैं या 2 महीने में करना चाहते हैं तो एस्टिमेशन टूल हमें एफर्ट को एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद शेड्यूलिंग टूल्स थे। शेड्यूलिंग टूल्स हम टास्क डिफाइन करते हैं, टास्क नेटवर्क क्रिएट करते हैं, टास्क नेटवर्क टूल्स को क्रिएट करते हैं और फिर क्या करते हैं, वर्क स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि कैसे वो काम को शेड्यूल करेंगे और PERT डायग्राम हमें इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसके बाद हमने जाने थे रिस्क एनालिसिस टूल। रिस्क एनालिसिस टूल क्या है, रिस्क टेबल बिल्ड आउट कर दो, एक रिस्क एनालिसिस टूल हो गया। क्या क्या रिस्क होते हैं ये टेबल बिल्ड आउट करो। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमने एक रिस्क टेबल बना दी। अब हर सॉफ्टवेयर डिवीजन में पता है कि रिस्क टेबल होनी चाहिए, रिस्क टेबल होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए, ताकि रिस्क टेबल लगी है तो रिस्क हमें पता चल जाने भाई इसमें क्या रिस्क है। तो एक रिस्क एनालिसिस टूल है, उसको हमने एक अच्छा सा नाम दे दिया, रिस्क एनालिसिस टूल। रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग टूल है, हमने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देखा या यूज़र से को क्वेश्चनर दिया और वहाँ से उसको हमने रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग टूल का नाम दिया कि उसमें रिक्वायरमेंट पता चल जाती है हमें। एनालिसिस और डिज़ाइन टूल है, डायग्राम और फ्लो चार्ट्स बना दिए, ER डायग्राम्स बना दिए। तो ये क्या करते हैं, सिस्टम के मॉडल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब एनालिसिस करने में, डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये एनालिसिस और डिज़ाइन टूल्स हो गए। इसके बाद प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो एक होते हैं एनालिसिस डिज़ाइन टूल्स और एक होता है प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स जो प्रोसेस की मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स जो वेब पेज को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फॉर्म, स्क्रिप्ट्स, एप्लेट्स, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स क्वालिटी में हेल्प करते हैं।
तो बेसिकली ये क्या है, ये हमने टूल्स, हर चीज़ में टूल्स नाम दे दिया, तो हमें ये पता है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज कोई दूसरा हमारा सीनियर हमसे बात कर रहा है, वो कह रहा है क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स के बारे में अगर हमें बात कर रहा है, तो हमें पता है कि ये टूल्स हैं। रिस्क एनालिसिस टूल्स के बारे में बात कर रहा है, रिस्क टेबल है, तो हमारा सीनियर हमसे बात करेगा तो हमें ईजिली समझ जाएगा, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उससे वो कहेगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस टूल्स का यूज़ कर लिया कि नहीं कर लिया, रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग टूल्स का यूज़ किया, एनालिसिस और डिज़ाइन टूल्स का यूज़ किया, प्रोसेसिंग मॉडलिंग टूल्स का यूज़ किया कि नहीं किया, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स का यूज़ किया कि नहीं किया, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स का टूल्स यूज़ किए कि नहीं किए। तो हमें इन सब चीज़ों में एम्फेसिस हो जाएगा, और जिससे सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। इसके बाद हमारी स्टडी में टेस्टिंग टूल्स दिया है। टेस्टिंग टूल्स बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, स्टैटिक एनालिसिस टूल्स और डायनेमिक एनालिसिस टूल, लेकिन हमारी स्टडी में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। हमारे उसमें टेस्टिंग टूल्स में स्टैटिक एनालिसिस टूल्स दिया हुआ है, उसके बाद कोड बेस्ड टेस्टिंग टूल्स दिए हुए, स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग टूल्स दिए हुए, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग टूल्स दिए हुए, उसके बाद डायनेमिक एनालिसिस टूल्स दिया हुआ है। तो टेस्टिंग टूल्स बेसिकली क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो 2 टाइप के होंगे बेसिकली, पहले 2 समझ लेते हैं फिर बाकी समझ लेंगे। स्टैटिक एनालिसिस टूल और दूसरा है डायनेमिक एनालिसिस टूल्स। स्टैटिक एनालिसिस टूल्स जो है वो रुके हुए सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करता है। डायनेमिक एनालिसिस टूल डायनेमिक है, वो चलते हुए सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करता है। मतलब क्या हुआ, जो सॉफ्टवेयर टूल रन टाइम एनालिसिस करता है, रन टाइम मतलब जब रन हो रहा है, रन करते समय जब सॉफ्टवेयर चल रहा है, चलते हुए सॉफ्टवेयर को एनालिसिस करता है, उसे डायनेमिक एनालिसिस टूल करते हैं। और रुके हुए सॉफ्टवेयर को, यानी कोड्स को आप देख रहे हो, कोड बन गया, आप कोड देख रहे हो, अभी चला नहीं रहे हो, गलती हो सकती है। जब तक कोड पूरा नहीं होगा तब तक डायनेमिक एनालिसिस नहीं हो सकता है। जब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक डायनेमिक एनालिसिस नहीं हो सकता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों की ज़रूरत है। स्टैटिक एनालिसिस टूल की भी ज़रूरत है, डायनेमिक एनालिसिस टूल की भी ज़रूरत है। स्टैटिक एनालिसिस टूल्स की जब प्रोग्राम होता है हम उसको देखते हैं एक बार कि भाई क्या है, कहाँ गड़बड़ी है अपेरेंटली। डायनेमिक एनालिसिस टूल में जब वो चल रहा होता है तब हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। डायनेमिक एनालिसिस टूल का मतलब यह है कि अगर प्रोग्राम चल गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ओके हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोग्राम चलता है और महीने भर बाद प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स रह जाती हैं जो प्रोग्राम को 1 महीने बाद जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। वो स्टैटिक एनालिसिस टूल से निकाली जा सकती है। यानी डायनेमिक एनालिसिस टूल भी जरूरी है और स्टैटिक एनालिसिस टूल भी जरूरी है। तो स्टैटिक एनालिसिस टूल्स और डायनेमिक एनालिसिस टूल के अगर हम एडवांटेजेस देखें तो स्टैटिक एनालिसिस टूल्स के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि वो सारे एग्जीक्यूशन पाथ्स को देखता है। डायनेमिक एनालिसिस टूल तो प्रोग्राम चल गया तो ठीक है, लेकिन वो सबटाइल डिफेक्ट और वनरेबिलिटीज़ को नहीं देख सकते, जनरली मिस आउट कर देता है। वैसे देख लेता है लेकिन जनरली मिस आउट कर देगा डिफेक्ट्स, वनरेबिलिटीज़ को, जो कि स्टैटिक एनालिसिस टूल में डिस्कवर की जा सकती है। स्टैटिक एनालिसिस टूल करेगा, सारे एग्जीक्यूशन पाथ देखेगा, वेरिएबल वैल्यूज देखेगा, उन वेरिएबल वैल्यूज और स्टैटिक एनालिसिस पाथ को भी देखेगा, एग्जीक्यूशन पाथ्स को भी देखेगा जो एग्जीक्यूशन के टाइम पर इन्वोक नहीं होती हैं। तो वो कुछ ऐसे एरर्स बता देता है जो वीक्स में, मंथ बाद या साल भर बाद, सॉफ्टवेयर के साल भर बाद पता चलेंगे। सॉफ्टवेयर चल रहा है, साल भर बाद अचानक रुक गया, सॉफ्टवेयर डायनेमिक एनालिसिस कर दिया गया था, रन टाइम देख लिया गया था, रन टाइम में देख लिया गया था, लेकिन स्टैटिक एनालिसिस नहीं किया गया था, एक कोड वाइज कोड नहीं देखा गया था। मतलब ऑब्जेक्टिव अलग है, स्टैटिक एनालिसिस में भी कोड देखा जाएगा, डायनेमिक एनालिसिस में भी कोड देखा जाएगा। स्टैटिक एनालिसिस में कोड देखा जाएगा कि चलाओ, मतलब ये समझ लो एक मैकेनिक के पास आप गए और आपने उससे कहा कि जी गाड़ी, मेरी गाड़ी ठीक कर दो, कुछ प्रॉब्लम आई आपकी गाड़ी में, लेकिन चला के इसे मत देखना, ठीक कर दो। अब उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम आई है, एक बार
एक बाबार उसे बता दिया कि ये प्रॉब्लम आई। अब उसने मशीन को पूरा देखा, सारी चीज़ें देखी, ये सब चीज़ सही है, और उसके बाद जो कुछ गलतियां नजर आई उसको ठीक कर लिया। मतलब उसको कई बार तो उसे पता ही नहीं कि क्या गलती है। आपने कहा जी गाड़ी ख़राब है, इसको देख लो, क्या हुआ, चल नहीं रही है, क्यों नहीं चल रही है, पता नहीं, आप ये दो, चाबी दे दो, मैं स्टार्ट करके देखूंगा, स्टार्ट नहीं करना है, बस देख लो आप। उसने पूरे देखा, मेहनत की, और उसके बाद स्टैटिक एनालिसिस कर दिया। डायनेमिक एनालिसिस में उसने स्टार्ट की गाड़ी, और उसमें जो प्रॉब्लम हुई वो ठीक कर ली। तो डायनेमिक एनालिसिस में कई बार क्या होता है, उसने स्टार्ट की गाड़ी स्टार्ट हो गई अचानक, प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम उसने पकड़ी नहीं। अब गाड़ी थोड़ी आगे चली, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चली, या 1 हफ्ते चली, गाड़ी खराब हो गई फिर से। आप फिर उसके पास गए कि कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आया, कभी चल जा रही, कभी गाड़ी रुक जा रही है। तो ये स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस में अंतर है। स्टैटिक एनालिसिस में उसको पता नहीं है कि क्या गलती है, अभी रन टाइम नहीं है, गाड़ी अभी चल नहीं रही है, गाड़ी रुकी हुई है, अभी वो पूरी गाड़ी को देख रहा है और फाइंड आउट कर रहा है कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं। एक बार वो फाइंड आउट कर लेता है देखकर सब चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं, तो वो सारे एग्जीक्यूशन पाथ्स को देख लेता है, सारे वेरिएबल वैल्यूज़ को देख लेता है। जरूरी नहीं है चलते समय एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो चीज़ें इन्वोक हों, लाइट को भी देख लेता है। जरूरी नहीं है दिन के टाइम गाड़ी चल रही तो लाइट है कि नहीं है, आपने उसके सामने गाड़ी खड़ी की, कुछ प्रॉब्लम है तो उस लाइट भी ऑन करके देखेगा, तेल भी चेक करेगा, पीछे की वाइपर चल रहा है कि नहीं देखेगा, उसके बाद ब्रेक लगा के देखेगा पीछे की लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, सारी चीज़ें देखेगा। आपने डायनेमिक एनालिसिस कहा यार ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, उसने वो स्टार्ट की, देखा स्टार्ट हो रही है, ये प्रॉब्लम है, ठीक कर ली। हो सकता है वाइपर ना चले, बारिश आने थोड़ी दूर आप आगे गए, बारिश आई, वाइपर ना चली। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस का। इसके अलावा कोड बेस्ड टेस्टिंग टूल्स होते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो तो कई बार क्या चैलेंज आता है कि क्या टेस्ट इनपुट्स आप डालोगे। अगर एक सॉफ्टवेयर है, पेरोल सॉफ्टवेयर है या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, तो आपको कई बार ये पता नहीं होता है कि क्या इसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट इनपुट्स क्या डालोगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो ये कोड बेस्ड टेस्टिंग टूल्स होते हैं। इसके बाद स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। मतलब जो कोड बेस्ड टेस्टिंग टूल्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं टेस्ट इनपुट्स में, वेरी अलग टाइप के टेस्ट इनपुट्स जनरेट करने में। और उसके बाद क्या है, कोड को आप टेस्ट करते हो। स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये टेस्ट केस और उसके एग्जीक्यूशन लॉजिक को देखती हैं। इसके बाद आरबीटी होते हैं, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग टूल्स, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार टेस्टिंग होगी, आरबीटी जो है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन टूल होते हैं। जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें डॉक्यूमेंटेशन, हर स्टेजेस की डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो डॉक्यूमेंटेशन को प्रोड्यूस करने में ये टूल्स हेल्प करेंगे। अब क्या होता है मालूम पड़ा, एक एक्सेल शीट बन गई, उसमें पहले से लिखा हुआ है, टूल्स हैं, येस और नो है, फिल्टर लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली आपको येस और नो करना है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन टूल हो सकता है। तो वो सिंपल एक्सेल शीट है, आपने लेकिन अगर मान लिया सपोज आपने स्टैंडर्डाइज नहीं किया, नाम नहीं दिया उसको डॉक्यूमेंटेशन टूल, तो डॉक्यूमेंटेशन होगा ही नहीं। वरना प्रोजेक्ट मैनेजर कहेगा अपने सबऑर्डिनेट से डॉक्यूमेंटेशन टूल्स यूज़ करके डॉक्यूमेंटेशन कर दी है कि नहीं कर दी है, कहेंगे हाँ कर दी है। तो डॉक्यूमेंटेशन टूल का यूज़ किया कि नहीं किया, उसने कहा यूज़ किया तो उसे पता है एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, वो पॉइंट्स हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके वहाँ कारो रिपोर्ट है या माओ कारो था पहले, उसमें क्या होता है कि इंटरनल जब ऑडिट जब आप करते हो तो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आपको व्यू देना पड़ता है, तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशन टूल्स है। इसी तरीके मेट्रिक टूल्स हैं, इसमें डिफेक्ट पर फंक्शनैलिटी पॉइंट कैप्चर होता है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है कि कौन कौन सा वर्जन है, वर्जन चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट होता है इन टूल से, आपको ये पता चल जाता है कौन सा वर्जन चल रहा है। इसके बाद री इंजीनियरिंग टूल होते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग टूल, कोड रीस्ट्रक्चरिंग टूल और डेटा रीस्ट्रक्चरिंग टूल। 3 टाइप के टूल्स री इंजीनियरिंग टूल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली री इंजीनियरिंग टूल में सबसे पहले रिवर्स री इंजीनियरिंग टूल है।
तो रिवर्स रीइंजीनियरिंग टूल में रिवर्स रीइंजीनियरिंग होती है, यानी कि ये क्या करते हैं, सोर्स कोड को इनपुट की तरह लेते हैं। सोर्स कोड हम जानते हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दो होते हैं। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है 0101 टर्म्स में होता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में होता है। सोर्स कोड जो होता है वो हायर लेवल लैंग्वेज में होता है, जिस पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर के पास, सोर्स कोड में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सोर्स कोड से शुरुआत होती है और ग्राफिकल एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल्स जनरेट किए जाते हैं सोर्स कोड से। यानी कि सोर्स कोड लिया जाता है, यानी वो प्रोग्राम लिया जाता है और उससे उसके बाद उस ग्राफिकल एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल्स जनरेट किए जाते हैं। दूसरा है कोड रीस्ट्रक्चरिंग टूल, यानी कि कोड को रीस्ट्रक्चर करने वाले टूल्स। ये क्या करते हैं, प्रोग्राम सिंटैक्स को एनालाइज करते हैं। प्रोग्राम सिंटैक्स मतलब प्रोग्राम में जो लैंग्वेज यूज़ करी है, सिंटैक्स यूज़ करें, उनको एनालाइज करते हैं और कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं या प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करते हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कंट्रोल फ्लो डायग्राम या प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करना कोड रीस्ट्रक्चरिंग टूल्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद डेटा रीस्ट्रक्चरिंग टूल्स होते हैं। डेटा रीस्ट्रक्चरिंग टूल्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो हमारी स्टडी कहती है, केस टूल्स का क्लासिफिकेशन करती है। वो कहती है केस टूल्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। हमने SDLC पढ़ा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में स्टेजेस होते हैं, मतलब फिजिबिलिटी स्टडी होती है सबसे पहले, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, फिर डिज़ाइन फेज़ आ गई, फिर डेवलपमेंट फेज़ आ गया, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस किया। तो ये स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल के। और केस टूल का क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो हम उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो अपर केस, मिडिल केस और लोअर केस होते हैं। यानी कि सबसे पहले जो स्टेजेस होते हैं, जैसे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट तक की स्टेज जो होती है वो अपर केस हो गए, बीच में मिडिल केस हो गए जहां पर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बाद लोअर केस हो गए जैसे प्रोग्राम की कोड जनरेट करना है। तो जो बाद के प्रोग्राम हैं उसमें वो लोअर केस में आ गया, मिडिल केस में मिडिल हो गया, अपर केस में पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली स्टेजेस ले ली हमने, पहली 2 स्टेजेस ले ली रिक्वायरमेंट बनाने तक, अपर केस हो गई। हमने पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, ये पढ़ा था कि जब अगर मान लिया सपोज हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं और सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, वो एक ही होता है एक तरह से। उसको स्प्लिट इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसे पता नहीं होता है उसे बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो उतना सीरियस नहीं होता है। वो पूरी तरीके से सिस्टम को, रिक्वायरमेंट को लास्ट लेवल तक फिक्स नहीं करता है, तो वो अपर केस होता है। उसके बाद मिडिल केस होता है, मिडिल केस में डिज़ाइन वगैरह होगा, लोअर केस में प्रोग्राम जनरेट होगा या इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प होगी। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड केस इन्वायरमेंट होते हैं। इंटीग्रेटेड केस इन्वायरमेंट में क्या होता है, बेटर एफिशिएंसी के लिए इसको डिवाइड नहीं किया जाता है, इंटीग्रेटेड केस टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड केस इन्वायरमेंट्स हैं, इसमें क्या होता है कि केस डेटाबेस एक एग्जांपल है, केस डेटाबेस या केस रिपोजिटरी एग्जांपल है। तो इंटीग्रेटेड केस इन्वायरमेंट में ये जो डेटा यूज़ किया जाएगा वो हमारी स्टडी में दिया हुआ है। सबसे पहले हमारी स्टडी कहती है एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन होगी। अब एंटरप्राइज में क्या इंफॉर्मेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। बिजनेस के एरिया का एनालिसिस होगा, भाई कौन से सेक्टर में काम करते हो, क्या काम करते हो। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होगी। इसके बाद केस डेटाबेस में एप्लीकेशन डिज़ाइन होंगे, भाई मॉडल डायग्राम क्या है,
नेमिंग स्टैंडर्ड क्या है, कैसे नाम रखोगे। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रूल्स क्या है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब ये है, अगर मेरी एक टेबल है, उसमें 3-4 एक मेरे नाम है, एड्रेस है, एम्प्लॉय कोड है, और एक दूसरी टेबल है उसमें मेरा एम्प्लॉय कोड है और कुछ और डेटा है, तो एक टेबल दूसरी टेबल को रेफरेंस दे सकती है। यहाँ पर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रूल्स आ जाते हैं। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रूल्स कौन से हैं? एंटिटी ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्या है, क्या एंटिटी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनते हैं तो उसमें एक एंटिटी की डेफिनेशन क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, प्रोसेस डेफिनेशन क्या है, मेनू ट्रीज क्या है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, स्क्रीन को कैसे आप डिफाइन कर रहे हो, रिपोर्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हो, कौन कौन सी रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट डेफिनेशंस में आ जाती है, कैसा स्क्रीन चाहिए वो स्क्रीन डेफिनेशन में आ जाता है। जब आप HDFC की साइट खोलते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ डालोगे, लॉगिन ID, नीचे एक ये आता है कि एक चित्र बना हुआ भी आ जाता है, वो कहता है कि ये है कि नहीं है, तो वो स्क्रीन डेफिनेशन है, स्क्रीन कैसे डिफाइन किया जाएगा, प्रोसेसिंग लॉजिक क्या होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है, उसमें सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, चेंज इन्फॉर्मेशन होता है, यानी सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है, उसको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो क्या है। फिर टेस्टिंग में टेस्टिंग प्लान्स आते हैं, टेस्टिंग रिजल्ट आते हैं, क्वालिटी मैट्रिक्स आते हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट प्लान, वर्क ब्रेकडाउन शेड्यूल्स हैं, एस्टिमेटेड शेड्यूल्स हैं, प्रॉब्लम रिपोर्ट्स हैं, चेंज रिक्वेस्ट या स्टेटस रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, यूज़र मैनुअल्स हैं। तो ये केस डेटाबेस हो गया। तो केस डेटाबेस में ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन से हमने स्टार्ट किया, एप्लीकेशन डिज़ाइन की डिटेल्स के बारे में डिटेल्स होंगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स होंगी, टेस्टिंग के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। इसके बाद हमारी स्टडी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात करती है, मतलब अगर आप केस टूल्स यूज़ कर रहे हो तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, तो एक तो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है। जब हमने स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी यूज़ किया तो केस हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी का फ़ायदा यह है कि केस टूल यूज़ कर सकते हैं, और केस टूल का फ़ायदा यह है कि स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में, को कंट्रोल करने में, कोई और प्रोफिशिएंसी देने में टाइम और कॉस्ट ओवररन ना हो, इसको देखने में केस टूल्स हमें बड़ी हेल्प करते हैं। केस टूल्स डिसिप्लिन इन्फोर्स करते हैं। कोई भी स्टेप्स है SDLC का, उसमें डिसिप्लिन इन्फोर्स करता है, मतलब कि कोई भी स्टेप्स है तो उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। पहले तो हमने स्टैंडर्डाइज कर दी, स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट किया, स्टेप्स डिवाइड कर दी, उसके अंदर भी कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। अगर मान लिया सपोज आपकी फीजिबिलिटी स्टडी होगी तो क्वेश्चनर्स बन जाएंगे, या सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी तो हर मैनेजमेंट के लिए टॉप लेवल, लोअर लेवल, सबके लिए एक क्वेश्चनर बन जाएगा। तो वो क्वेश्चनर वो फिल आउट करेंगे, आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, और फिर उसके बाद आप फीडबैक लोगे। तो वो डिसिप्लिन इन्फोर्स करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इन्फोर्स करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन इन्फोर्स करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं, ताकि पता रहता है। अगर मान लिया कई बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उसमें जॉब रोटेशन होता है, एक आदमी एक डिपार्टमेंट में फिर दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर गया। तो क्योंकि केस टूल इनपुट जनरेट करते हैं हर स्टेज में, तो क्या होता है कि अगर उन्होंने पहली स्टेज में अगर आउटपुट जनरेट किया तो उसको हम अगली स्टेज में यूज कर सकते हैं। तो इससे कि क्वालिटी इंश्योर की जा सकती है। यानी केस टूल से, अगर मान लिया सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें केस टूल यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरा हम केस टूल यूज कर रहे हैं, पहले स्टेप में हमने केस टूल यूज किया, तो जब केस टूल यूज किया तो आउटपुट जनरेट हुआ, वो आउटपुट हम अगले स्टेप के लिए यूज कर सकते हैं, और वो जो आउटपुट होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट होगा, तो वो क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कई टास्क बड़े मोनोटोनस होते हैं, जैसे डायग्राम बनाना,
या अगर यूज़र के पास जाना और उससे कहना क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो केस टूल टेक ओवर कर सकता है। उसको क्वेश्चनर दे दिया कि ये चीज़ें, क्वालिटी है, कई चीज़ें, तो वो केस टूल्स उन मोनोटोन एक्टिविटीज़ में, बोरिंग एक्टिविटीज़ में, जो ऑटोमेट की जा सकती है एक्टिविटीज़, उनको केस टूल पर छोड़ा जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वो उन टास्क की जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है उसमें कंसंट्रेट कर सकता है एक प्रोग्रामर। तो डेवलपमेंट साइकिल छोटी हो जाएगी इससे, और कॉस्ट बच जाएगी। तो क्या होता है कि जैसा मैंने बोला कि केस टूल हुआ, केस टूल यूज़ किया, तो पहले उसमें आउटपुट जनरेट हुआ। ये आउटपुट डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। तो यानी केस टूल्स के काफ़ी बेनिफिट है। स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ही केस टूल यूज़ किए जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी जो है स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है। तो स्ट्रक्चर्ड है तो पहले वो साइंटिफिक होने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से हम केस टूल और लगा दे रहे हैं उसमें, तो वो केस टूल उन्हें कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मान लिया सपोज आपने एक क्वेश्चनर दिया या पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के टाइम पर आपने केस टूल का यूज़ किया, तो स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट निकल जाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ईज आ जाएगी। अब एडवांटेज हैं तो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस होंगे। डिसएडवांटेज क्या होंगे? केस टूल कॉस्टली होते हैं, मतलब जो अर्ली स्टेजेस लाइफ साइकिल है तो उसमें या तो क्वेश्चनर इस टाइप के चीज़ें यूज़ करो, अदरवाइज अगर आप ऑटोमेट करना चाहोगे उस प्रोसेस को तो कॉस्टली टूल्स यूज़ होंगे। और दूसरी बात, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्री जहाँ पर लोग, अगर मान लिया सपोज आप अफ़गानिस्तान में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर किसी को एजुकेशन की कमी है, तो वहाँ पर वो मैन पावर ही अवेलेबल नहीं हो पाएगी आपको, या कोई ऐसी अफ्रीकन कंट्री में कर रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रेनिंग डेफिसिट होगा और वहाँ पर केस टूल्स का यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। इंडिया में भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रोफेशनल्स कई बार नहीं मिलते हैं, तो ट्रेनिंग, ये डिसएडवांटेजेस हैं केस टूल के। मतलब ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है ये, अगर ट्रेनिंग दे दी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नहीं दी तो मालूम पड़ा ट्रेन कर रहे हो उसमें ही टाइम लग गया। उसके बाद लास्ट आ गया ऑडिटिंग केस इन्वायरमेंट। हमारी स्टडी जो लास्ट टॉपिक कहती है ऑडिटर के बारे में कह देती है। ऑडिटर, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ रहे हैं तो हमें ऑडिट करना है, तो ऑडिट करने के लिए हम जो इन टेक्निक्स का ऑडिट कैसे करेंगे, तो ऑडिटर को पहले केस टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि केस इन्वायरमेंट है, नॉन केस इन्वायरमेंट है। यानी कि अगर एप्लीकेशन डेवलप हो रही है तो सबसे पहले पता कर ले केस इन्वायरमेंट है, नॉन केस इन्वायरमेंट है। केस इन्वायरमेंट है तो उसको पता चल जाएगा कि गलतियां बहुत कम होगी। केस इन्वायरमेंट है तो उसको पता चल जाएगा डिसिप्लिन होगी। केस इन्वायरमेंट है तो उसको पता चल जाएगा स्टैंडर्ड्स होंगे। केस इन्वायरमेंट है तो उसे पता चल जाएगा कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो बहुत से टास्क ईजी हो जाएंगे। लेकिन ऑडिटर को कुछ इश्यूज एड्रेस करने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि एक तो वो केस इन्वायरमेंट, नॉन केस इन्वायरमेंट देगा। दूसरा, वो ये देखेगा कि हर स्टेजेस में अलग टूल्स यूज़ होते हैं, इंटरफेस क्या है हर टूल्स के बीच में, ये चेक करेगा ताकि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ट्रांजिशन इजीली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसे चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसे ये देखना पड़ेगा कि जो मैनुअल प्रोसेसेस है और केस टूल्स हैं उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, वहाँ पर इंटेग्रिटी ऑफ डेटा चेक करनी पड़ेगी। डेटा सही है कि नहीं सही है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये उसे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद उसे देखना पड़ेगा एप्रोप्रिएट केस टूल है कि नहीं है। अगर मान लिया उसको एक एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है तो जिस मेथोडोलॉजी से डेवलप हो रहा है उसके एप्रोप्रिएट केस टूल्स है कि नहीं है। उसके बाद उसे ये देखना पड़ेगा कि चेंजेस कैसे किए जा रहे हैं हर स्टेजेस में। जब प्रोग्राम डेवलप हो रहा है
तो चेंज कंट्रोल क्या है, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात, केस टूल है तो इसका मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल है, ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ऑडिटर को एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंडिपेंडेंटली चेक करने पड़ेंगे। केस टूल्स है तो केस टूल्स का मतलब ये है कि डिसिप्लिन है, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल तक रिलाई कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता। तो केस डेटाबेस की फाइनली उसे सिक्योरिटी चेक करनी पड़ेगी और एक्सेस कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे आपके जो केस डेटाबेस है, क्योंकि केस डेटाबेस बहुत सी चीज़ें जनरेट करेगा और वो केस डेटाबेस की सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल्स जो हैं उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यानी आप ऑडिटर हो, केस इन्वायरमेंट को चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले पूछोगे कि भाई केस इन्वायरमेंट है, नॉन केस इन्वायरमेंट है। केस इन्वायरमेंट है तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, उसके ऊपर से केस है, तो यानी कि डिसिप्लिन इन्फोर्स्ड है, स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स्ड है, कंसिस्टेंसी इन्फोर्स्ड है। नॉन केस इन्वायरमेंट है, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ जाएगी। फिर आप देखोगे डिफरेंट स्टेजेस में कौन से केस टूल्स हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते, इंटेग्रिटी ऑफ डेटा है कि नहीं है जो मैनुअल प्रोसेसेस और केस टूल्स के बीच में, अप्रोप्रिएटनेस है टूल्स के सिलेक्शन में, जहाँ पर जो टूल यूज़ होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप मोटे तौर पर देख लिए कि कौन कौन से टूल्स के स्टेज में हो रहे हैं, ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, डिफरेंट स्टेजेस देख लो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, और उसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल्स तो आप देखोगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स गारंटी नहीं करता है। उसके बाद केस टूल्स की सिक्योरिटी देख लोगे फाइनली, केस टूल्स अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, डिसिप्लिन इन्फोर्स कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, लेकिन जो टूल्स हैं उनको भी तो सिक्योर आपको रखना पड़ेगा। युद्ध हो रहा है, बंदूक वगैरह चल रही है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन बंदूक की भी तो सिक्योरिटी चाहिए कि जब सब कुछ हो गया तो सही जगह पर रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, सिक्योरिटी है कि नहीं है, उसका डेटा जो है वो सिक्योर है कि नहीं है, उसके रिजल्ट्स जो जनरेट हो रहे हैं वो सिक्योरली रखे गए हैं कि नहीं रखे गए। थैंक्स।